खिलाफ है बिल्कुल। जिले बड़गाम से आज कुपवारा में प्रोग्राम 7 से 8 में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं नंबर 1 शो 7 से 8। आप देख रहे हैं न्यूज़ वादिया कश्मीर का पहला और वाहिद टीवी चैनल। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान हैं। आपको बता दें कि प्रोग्राम में हम पूछते हैं तलक सवाल, और आज के प्रोग्राम में भी तलक सवालों के साथ हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। अवाम के भेजे हुए सवालात, कड़े सवालों के साथ अल्ताफ ठाकुर का हम आज खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। अल्ताफ साहब बहुत बहुत खैर प्रोग्राम में। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में नाकाम सी पार्टी नजर आ रही है। आपके लोग नजर नहीं आ रहे हैं, डरे हुए हैं, हर एक के पास सिर्फ सिक्योरिटी है। अवाम के पास कब जाएंगे? किसने कहा भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं है और भारतीय जनता नाकाम है? कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बाकी लोगों को बंद कर दिया आपने, बाकियों को जेल बंद है, पीडीपी बंद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बंद है, सजादून को बंद कर दिया आपने। एक महबूबा जी बंद है, एक महबूबा जी, उमर साहब खुले हैं, सबको डराया उमर हुआ साहब है। खुले हैं, फारूक साहब खुले, सारे खुले। एक लीडर बंद होने से, एक लीडर बंद होने से पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती है। ये बहाना है, उन पार्टियों का बहाना है, पार्टियों का बहाना है पब्लिक से दूर जाने के लिए। उनके पास कुछ है नहीं लोगों को कहने के लिए। आपके पास क्या है कहने के लिए? हमारे पास आप पॉलिसी बताइए। बीजेपी तो नजर नहीं आ रही। अल्ताफ साहब, आपके बयानात अखबार और सोशल मीडिया में आते हैं, वो ठीक है, कभी सड़कों पर भी निकले, लोगों के दुख दर्द भी देखिए। जहां तक सड़कों पर निकलने का मसला है, कोविड की वजह से आज जितने भी पॉलिटिकल रैलीज है वो वर्चुअल रैलीज के थ्रू शुरू हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी वाहिद जो पार्टी है जो आज भी वर्चुअल रैलीज के जरिए जहां तक सड़कों की बात है, भारतीय जनता पार्टी वाहिद पार्टी है जो सड़क से लेकर संसद तक हमेशा एक्टिव रही है। वो लग रहा है शाह फैसल को क्यों बंद किया? क्यों नहीं ऐसे नौजवानों को आगे आने देते आप? और अल्ताफ बुखारी के साथ आप मीटिंग कर लेते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में किसी खानदान या महबूब मुफ्ती के लिए डेमोक्रेसी नहीं है, किसी खानदान या किसी मजहब के लिए डेमोक्रेसी नहीं है। हमने मजहब अल्ताफ बुखारी साहब महबूबा जी को छोड़ के पॉलिटिकल प्रोसेस में आना चाहते हैं, वेलकम है। जो भी इंडियन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ के लिए आना चाहेगा उसका हम वेलकम करते हैं। जहां तक शाह फैसल साहब का और ऐसे देखिए उनके स्टेटमेंट देखिए, उनकी स्टेटमेंट डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहां कर सकते हैं। जहां तक जिन लीडरों की आपने बात की, उनकी जो स्टेटमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं उनमें देश के साथ गद्दारी की बू आ रही है। शाह फैसल के स्टेटमेंट बताइए मुझे। शाह फैसल के भी स्टेटमेंट ऐसे आ रही थी जो हमेशा प्रो हुर्रियत और प्रो पाकिस्तान रहे हैं। बता ही नहीं सकते। वो आप देखिए ना, इतने बड़े स्टेटमेंट हैं। फिर गवर्नमेंट मजहब के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं। आपने पीडीपी भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रही है। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख नहीं आता है। सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख नहीं आता। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू की पार्टी होती, आज अल्ताफ ठाकुर बीजेपी में नहीं होता, आज अवतार सिंह इसमें नहीं होता है, आज अब्दुल गनी कोहली, आज कोहली साहब जम्मू कश्मीर में कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर नहीं होते हैं। अल्ताफ साहब स्टडी करिए पार्टी को। पार्लियामेंट में कितने मुसलमान मेंबर्स आपके? एक भी नहीं है। मैं आपसे आप देखिए हमारे सेंटर में प्राइम पोस्ट पे आप मुख्तार अब्बास नकवी को देखिए, आप शहनवाज साहब को देखिए, वो भी तो मुस्लिम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। रंग, नस्ल, जात, मजहब से ऊपर उठकर हम देश के लिए सुनिए, देश के लिए आप क्या करेंगे? वो लग रहा है जीडीपी 0 पे आ गई है। कांग्रेस के दौर में ठीक ठाक जीडीपी थी, हम अगर 8% पे थे, आज 0 पर है। आप मुझे बताएं, माइनस पे जीडीपी जा रही है। कितना लोगों को बेवकूफ बनाया? कोविड की वजह कोविड से पहले भी कांग्रेस के वक्त देश की हालत क्या थी सारी दुनिया देख चुका है। कोई भी घोटाला, कोयला से लेकर जमीन तक उन्होंने घोटाले किए और जो जीडीपी थी वो इससे ज्यादा डाउन थी। आज कोविड की वजह से खाली भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी है जो उसकी ब्लॉकेज हो गई और कहीं ना कहीं ग्रोथ लेवल जो है वो हर जगह रुकी हुई है। लेकिन कोविड पे भी देखिए
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी स्कीम लॉन्च की, कितने बड़े पैकेजेस उन्होंने दे दिए। 500 रुपए लोगों को दिए गए, वही स्कीम थी। कांग्रेस तो 200 रुपए दे रही है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपए दे रही है, कांग्रेस 200 रुपए दे रही है और भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपए दे रही थी। कांग्रेस का जो कोई होगा मैं उससे सवाल करूंगा। मैं अल्ताफ साहब स्पोक्स पर्सन है, आपने जवाब आवाम को देना होगा। अब वो जमाना नहीं रहा अल्ताफ साहब, अब लोगों को जवाब दीजिए। अल्ताफ ठाकुर चाहता ही आप सवाल करें, अल्ताफ ठाकुर पूछेंगे क्योंकि बीजेपी का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कांग्रेस 200 रुपए दे रही थी और भारतीय इससे पहले कांग्रेस का रूल था। किसी ने आज भारतीय जनता पार्टी, आज प्रधानमंत्री जी ने 1000 रुपए दे दिया है और 1000 रुपए एक सम्मानित राशि होती है जिससे कहीं दवाई ली जा सकती है। 200 रुपए से कुछ नहीं होता है, 200 रुपए से कुछ नहीं होता है। मैं 1000 रुपए की बात कर रहा हूँ। इल्जाम लग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अल्ताफ साहब? चलिए अयोध्या की बात करते हैं। आप खुश है कि वहां पे मंदिर बनेगा या मस्जिद से खुश थे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो सिटीजन इंडिया का है उसको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप खुश हैं? 3,500 खुश है? मैं बिल्कुल खुश हूं, मैं बिल्कुल खुश हूं, क्योंकि एक भी दंगा नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वो ऐतिहासिक फैसला है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जितने भी दोनों फरीकों को वो फैसला एक्सेप्ट कर लिया। दोनों फरीकों ने वो फैसला एक्सेप्ट कर लिया और देश का हर नागरिक खुश है कि कहीं कोई पत्थर भी नहीं चली, ऐसा फैसला आया है। और जहां तक आप 370 की बात, आप 370 की बात कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं मेरे सवाल को। मैं बात कर रहा हूं, भूमि पूजा हो रही है 5 अगस्त को, जो संघ बुनियाद जिसे हम कहते हैं। अल्ताफ साहब जाएगा, पहला पत्थर राम मंदिर पे डालेगा या आप यहां सेलिब्रेट करेंगे? क्योंकि बीजेपी को सिर्फ एक चीज आती है, वो है सेलिब्रेट करना। देखिए, जहां तक राम मंदिर की बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का शहरी होने के नाते हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए, ये बात मान के। और ये 300 से ज्यादा पुराना जो मसला था वो सालों हो गया, चाहे मुसलमान हो, चाहे 1528 में अपोजिशन की काम ही इल्जाम लगाना होता है, अपोजिशन की काम। लेकिन डंके की चोट पे हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू, दोनों ने इस फैसले को एक्सेप्ट किया और एक भी पत्थर कहीं नहीं चली, एक भी दंगा नहीं हुआ। अपने आप में हिस्ट्री में ये सबसे कामयाब और सबसे अच्छा फैसला कहीं नहीं हुआ। एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ, एक भी दंगा। आपके 5000 लोग आए, आपके 5000 लोग रात को आते हैं बीजेपी और आरएस के, वो मस्जिद को गिराते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, एलिगेशंस लगती है, लोगों को डराया गया। वो बीजेपी की नहीं, उस वक्त यूपी में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें वो कांग्रेस से पूछ लीजिए, उसमें उस वक्त यूपी में कांग्रेस का सीएम है, ये उसकी प्रॉब्लम है। उसमें केस चला, उसमें केस भी चला और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी लोग हैं उनको बरी कर दिया। वो आप कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्यों उन्होंने डील की? वो कांग्रेस से आप पूछ लीजिए, कांग्रेस का राज यूपी में चल रहा था। आप थे सर, स्टेट में आप थे। मुझे और एक सवाल बताइए, ये बीजेपी पे इल्जाम क्यों लगता है कि मजहब के बुनियाद पे आप लोगों को मारते हैं? कभी बीफ का मसला, कभी आजान का मसला, कभी मस्जिद का मसला, आपका और कोई काम है नहीं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसी नारे पे सारे भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्यकर्ता और हमारे प्रधानमंत्री, आप मेरी बात सुनिए ना, आप मुझे बोलने का, हमारे प्रधानमंत्री, देश के वाहिद प्रधानमंत्री, जब अजान होती है तो वो अपना लेक्चर बंद करते हैं। क्या ऐसे प्रधानमंत्री को आप मुस्लिम दुश्मन कहोगे? उस प्रधानमंत्री को आप मुस्लिम दुश्मन कहोगे जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास, जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करा? वहां न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, वहां भारतीय है, वो भारतीयों की बात करते हैं। वो भारतीय है, हम भारतीयों की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, हम 130 करोड़ भारतीयों की बात कर रहे हैं, वहां न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है। ऐसे इल्जामात लगते रहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आप हकीकत को एक्सेप्ट कर लीजिए। आज मुर्दाबाद कहे उन लीडरों को जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को फ्री करना चाहिए, यहां से निकालना चाहिए, रेप होना चाहिए। आज कहे अल्ताफ साहब नारा लगाए ऐसे लीडर, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी का चाहने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, 130 करोड़ हिंदुस्तानी भारतीयों की बात कर रहे हैं, और ऐसा शख्स है, वो उसका जाती बयान हो सकता है और मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो। पार्टियों से क्यों नहीं निकालते आप? 38% जो है 2019 से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है बीजेपी की जो एमपीज है। आप चाहे तो मेरे पास लंबी फहरिस्त है, नाम पढ़ूं। अल्ताफ साहब कभी शर्म भी करिए, ऐसे लोगों को निकालिए पार्लियामेंट से। नहीं, मुझे बताइए, मुझे 2014 से जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, मैंने इस बात को पीएम का ही नाम क्यों लेते हैं? इस बात को भी एक्सेप्ट कर दीजिए ना, एक भी घोटाला कहीं नहीं हुआ,
घोटाले बहुत निकलेंगे। और क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात ही नहीं है, एक भी घोटाला नहीं हुआ। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग जो है, क्रिमिनल वाले रिकॉर्ड वाले लोग हैं, वीडियो दिखाया गया, वो दूसरी पार्टी में साध्वी प्राची को देखिए उसने क्या किया, साध्वी प्राची को भी क्लीन चिट दी गई है, क्या दी गई है, उनको भी क्लीन चिट दी गई बैठ के है। एक साजिश के तहत कांग्रेस ने साजिश के तहत उनको फंसाने की कोशिश की थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी जब तक पावर में नहीं थी, इसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए बार बार इल्जाम लगाए जा रहे, लेकिन हमारा जो है, हम नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट यकीन रखने वाली पार्टी है। हमारे लिए हम देश पे मरने मिटने वाले लोग हैं, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर नारा चलने वाले लोग हैं। अगर आपकी पार्टी में कोई गलत काम करे, कोई कांड करे, तो आप कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री उसको बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय, मैंने कहा भारतीय बीजेपी तारिक साहब भारतीय जनता पार्टी में करप्शन और गलत काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये मानकर चल लीजिए, जो भी गलत काम करेगा भारतीय जनता पार्टी में उसके लिए जगह नहीं, करप्शन के लिए जगह नहीं। और पिछले 6 साल आपके सामने मिसाल है, कहीं भी एक गलत वाक और कहीं भी एक करप्शन का केस आपके सामने नहीं आया। पार्लियामेंट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी लोग करप्ट है, जिन पे एलिगेशंस है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, उनके रिकॉर्ड जो है वो वेबसाइट्स पे जो है वो डाले जाए। और जब डाले गए तो ये बीजेपी का चिट्टा है। कितने नाम गिनूं मैं आपको? अजय निषाद गिनूं, अरुण सिंह गिनूं, अजय कुमार गिनूं, साध्वी प्रागी गिनूं, जिनको आप कह रहे हैं कि फंसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है। हरन सिंह गिनूं, मनोज कोश की गिनूं में, अरुण कुमार अपोजिशन के इल्जाम लगाए हुए हैं। मैंने कहा साध्वी जी को एक साजिश के तहत फंसाया गया था। साध्वी जी को एक साजिश के तहत कांग्रेस गवर्नमेंट ने फंसाया था, उसको कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। ये इल्जाम लगाने वाली बात है। तारिक साहब पत्थर वही पड़ते हैं जहां मेवा ज्यादा मीठा होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सबके विकास की बात करे, इल्जाम लगना लाजमी है, लेकिन हम इल्जामों से भागने वाले नहीं हैं। हम वो पार्टी है जिस पे इल्जाम लगते हैं, हम उनका इंटरप्शन करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं, फिर उनको आप पार्लियामेंट में भी भेजते हैं। फिर वो लोगों के कहते हैं, मैंने कहा क्लीन चिट मिली है, तब वो पार्लियामेंट में गई। जब उसको पहले क्लीन चिट मिली है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में गई। कोर्ट ने क्लीन चिट दी, कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में चली गई। और आज वो हमारी ऑनरेबल एमपी है, वो मेंबर पार्लियामेंट है, क्लीन चिटेड है। उसको कांग्रेस के साजिश के तहत फंसाया नहीं है। अल्ताफ साहब गलत बोल रहे हैं आप। मुझे गलत तरीके से गलत प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने उसको फंसाया था। वही प्रोपेगेंडा नहीं, उनपे और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन पे इल्जाम लग रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। मुझे बताइए, देखिए इल्जाम लगाना अलग बात है, प्रूव करना अलग बात है। और पॉलिटिक्स में आए तो दामन पे दाग लगना तो लगता है अपोजिशन पार्टी इसी के लिए होती है। इल्जाम और कोई अपोजिशन की काम ही होती है, तारिक साहब, अपोजिशन की काम ही होती है इल्जाम लगाना। अब इल्जाम कितने सच्चे हैं वो कोर्ट फैसला करता है, पार्टी फैसला करती है। अल्ताफ साहब और एक अहम मुद्दे पे आते हैं। पहले मैं लोकल पॉलिटिक्स की बात करता हूं, फिर एक बार आपको मैं कहूंगा कि मरकज में क्या हो रहा है, सेंटर में क्या हो रहा है, क्यों आप धमकियां दे रहे हैं, क्यों लिंचिंग के नाम पे जो है वीडियो शेयर किया जा रहा है और फिर आप उनको माला। आपके लीडर पहले मैं जानना चाहूंगा, नाथूराम गोडसे है या गांधी जी है? शायद आप 10 मिनट के लिए चुप भी हो जाएंगे, चाहे तो पानी पिला दूं। अल्ताफ साहब पानी पीने वालों में नहीं, पानी पिलाने वालों में से। चलिए आज हम पानी पीते हैं, आप बताइए कौन है, नाथूराम गोडसे है या गांधी जी है? देश की और उसके बाद मुझे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। गोडसे कौन है? देश के पिता महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी हमारे देश उसको पिता मानता है। मैं गोडसे को नहीं जानता, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जानता हूं, मैं उनकी आइडियोलॉजी पे चलता हूं, मैं उनके फलसफे को फॉलो करता हूं। मैं महात्मा गांधी जी को जानता हूं, मैं गोडसे को नहीं जानता, मैं महात्मा गांधी जी को जानता हूं। मैं महात्मा गांधी जी की जो फिलॉसफी है, मैं महात्मा गांधी जी का फैन हूं। मैं गोडसे को नहीं जानता हूं, ना मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करता हूं। गोडसे को कभी पढ़ा है? मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने कहा मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करता हूं। मैं महात्मा गांधी जी का फैन है, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का फैन। महात्मा को किसने मारा? गोडसे ने। तो फिर कहिए शेम ऑन गोडसे, अगर मारा है कहेंगे नहीं, ये तो सारी दुनिया में आप कह चुका। आपको लोग लीडर मानेंगे, आप कहे शेम ऑन गोडसे। मेरे कहने से क्या होगा? मैं राष्ट्रपिता का आदर करता हूँ, एहतराम करता हूँ, और हमारे राष्ट्रपिता 1000 लोगों ने उनको, लाखों लोगों ने उनको आज तक। अल्ताफ के कहने से कुछ नहीं होगा, कहने से नहीं। कश्मीरी लोगों को कहिए, आपको लाखों लोग कश्मीरी देख रहे हैं, आज आप गोडसे के बारे में कहिए शेम ऑन गोडसे।
गोडसे को अब तक करोड़ों लोगों ने कहा, लाखों लोगों ने, एक अल्ताफ के कहने से कुछ नहीं होगा। जनाब मैं महात्मा गांधी जी का फैन हूं, मैं महात्मा गांधी जी को फॉलो कर रहा हूं, मैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानता हूं, मैं गोडसे को नहीं जानता हूं, इसलिए जब मैं जानता हूं नहीं, मेरा शेम कहना न शेम कहना इसका कोई माने ही नहीं रखता। आपने कहा मैंने गोडसे को पढ़ा, आपने अभी कहा मैंने गोडसे को पढ़ा, अब कह रहे हैं कि मैं जानता नहीं। तारिक साहब मैंने कहा पढ़ा है, लेकिन मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करता हूं, उनको नजदीक से जानता नहीं हूं। पढ़ने और जानने में अलग बात है, क्योंकि मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा शेम कहना या न कहना, ये गोडसे कातिल है, ये गोडसे कातिल है, कहिए गोडसे कातिल है, कहिए गोडसे कातिल है, या न कहने से मैं दूसरा सवाल ही नहीं करूंगा। कहिए गोडसे कातिल है, कहिए गोडसे कातिल है। सारा भारत जानता है महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा। सारा मैं कहां डरता हूं? सारा भारत बीजेपी से, क्या बीजेपी से आपको निकाला जाए? साध्वी प्राची जो है महात्मा गांधी का पोस्टर निकाल के उनको सारी महात्मा गांधी भारत की आवाम जानती है, भारत की हिस्ट्री में लिखा है, गोडसे ने महात्मा गांधी को, ये हिस्ट्री में लिखा। अब अल्ताफ के कहने से ये तो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक साध्वी जी की आप बात कर रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, साध्वी जी हमारी ऑनरेबल एमपी है, उसको क्लीन चिट मिली है, तब वो इलेक्शन में आई है। और साध्वी जी और गोडसे को आप एक ही तराजू में मत डालिए। साध्वी जी आज पार्लियामेंट मेंबर है, ऑनरेबल हमारे लिए है, लोगों ने उसको चुन के बड़ी बहुमत के साथ आई है। क्या वो जिन लोगों ने उसको चुना वो सारे गलत है? हो नहीं सकता। पब्लिक का मैंडेट लेकर आ गई है, इसका सीधा सीधा मतलब है साध्वी बेदाग है, बेकसूर है, उसको जानबूझकर फंसाया गया था। चलिए, और मुझे ये भी पता है कि आप जवाब नहीं देंगे। अब मुझे ये बताइए, आपके कई एमपीज ने ये कहा उत्तर प्रदेश में कि मुसलमानों का बाइकआउट किया जाए। उसके बाद मैं नाम भी बताऊंगा, क्योंकि आप नहीं बताएंगे। आप आज उनको कहेंगे कि उन्होंने गलत कहा है, और आप चाहेंगे कि उनके खिलाफ केस हो। और जो ये एमपीज है उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है, बहुत क्लोज आपके वजीर आला के वहां पे। तारिक साहब इल्जामात है, तारिक साहब पिछला रिकॉर्ड पलट के देखिए। चलिए मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, बात कंप्लीट करने दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी की पहली सीट देवबंद से आती है, जो मुसलमानों के लिए एक रूहानी सब्जेक्ट वहां से होती है। और अगर वहां मुस्लिम दुश्मन एक्टिविटीज होती तो देवबंद वाली सीट भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं लेते। इसलिए ये बेबुनियाद इल्जामात है, बेबुनियाद इल्जामात है। इन इल्जामों पे मत जाइए। देवबंद को हर मुसलमान एहतराम की नजर से देखता है, और हमारी पहली सीट देवबंद से आती है। इसलिए ऐसे बेबुनियाद इल्जामात को खारिज करता हूं। अल्ताफ साहब, बहुत सारे सवाल अभी भी है, तलक सवाल है, और उम्मीद करेंगे तलक सवाल सुनेंगे और जवाब नहीं आएगा वो भी हम जानते हैं। बहरहाल अवाम डिसाइड करेगी। मुझे और एक कुछ अहम सवाल है, तबलीगी जमात के बारे में कहूँगा मैं। तबलीगी जमात को टीवी पे कहा गया, बहुत सारी नेशनल चैनल ने कहा कि तालिबान है। अल्ताफ ठाकुर के मुंह से निकला कि ऐसी चैनल्स को बैन करेंगे, जम्मू कश्मीर में नहीं दिखाना चाहिए। या आप जानते हैं, या आप कहते हैं कि जो तबलीगी जमात है उन्होंने कोविड फैलाया, जबकि आपको हिस्ट्री पता नहीं। अब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, शायद ही बीजेपी इंडिया के बारे में वजीर आजम जैसे तारिक साहब, अब जो आप कह रहे हैं ये दहशतगर्द है, जरूरी नहीं दहशतगर्द के हाथ में गन हो, दहशत दूसरे तरीकों से फैलाया जाता है। और आप मेरा स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था कश्मीर में कोविड क्यों फैला, तबलीगी जमात लेके आ गई। और मैंने तबलीगी जमात लेके आ गई, तारिक साहब तबलीगी जमात, यूपी की तबलीगी जमात लेके, और तब भी मैंने कहा था ये सुसाइड बमर से खतरनाक है। नहीं है, एक सुसाइड बमर 10 लोगों को अटैक कर सकता है, लेकिन एक तबलीगी पॉजिटिव ने सारी सोसाइटी को पॉजिटिव कर दिया। ये मेरा स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है दहशतगर्द वो है जिसके हाथ में गन हो, तो दहशतगर्द वो नहीं है जिसका किया। एक वही नहीं है, लोग मंदिर में थे, गुरुद्वारे में थे, वो दहशतगर्द नहीं है। मुसलमानों पे आपने टैग लगा दिया है मुसलमान दहशतगर्द। कौन कहता है मुसलमान दहशतगर्द है? मैं नहीं कहता हूं मुसलमान दहशतगर्द, मैं भी मुसलमान हूं, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। किसने कहा? मैंने कहा तबलीगी जमात ने कोविड फैलाया। आप यूपी से देखिए, दिल्ली से देखिए, कश्मीर में कोविड फैलाने वाला कौन है? यही तबलीगी है जो वहां से भाग के आया, और यहाँ उसने ट्रैवल हिस्ट्री छुपा दी, और होते होते उनसे आज सारा कश्मीर आज पॉजिटिव हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? वो तबलीगी जो चुपके से भाग से पढ़ाता हूं अल्ताफ साहब, मैं आपको आज हिस्ट्री पढ़ाता हूं। जब आप तबलीगी जमात की बात करते हैं, पूरी दुनिया में जो है कोविड का कहर है। अगर अमेरिका की बात करें तो पिछले 15 दिन में 1 मिलियन इफेक्ट हुआ है। ईरान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर कोई मुल्क इस वबा में फैला हुआ, और हमारा मुल्क भी है। अगर जम्मू कश्मीर में कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट बढ़ रहे हैं, ईरान से केस तारिक साहब, और आपने तारिक साहब
क्या बोल रहे हैं तारिक साहब, मुझे पता है अमेरिका में कहर है, चाइना से शुरू हुआ, लेकिन इंडिया ने पहले ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे फार्मूले दिए, लेकिन वहां से चुप चुप के भाग कौन आए? तबलीगी जो वहां छुपे बैठे थे, उन्होंने नहीं, सबसे मैन है जो उनका मरकज है, वहां से पॉजिटिव निकल के आए, और ये ऑलमोस्ट दुनिया की सभी चैनलों ने इसको टेलीकास्ट कर दिया। वो तो आप लोग मैं वही बात कह रहा हूं जो सच्चाई है, इसलिए थोड़ी सी हिस्ट्री आप मुझसे भी सुन लीजिए, थोड़ी सी मुझसे सुन लीजिए। तबलीगी जमात ही भारत को सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव करने वाले हैं। चलिए मजीद सवाल आपसे पूछूंगा जो काफी तलक है उसका। अब हम रियासत की जम्मू कश्मीर यूटी की ओर आते हैं। आप मुझे बताइए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप लोगों ने बंद क्यों कर दिया? आप ही सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं, आप ही पुलिस बने हुए हैं, आप ही एजेंसियां बने हैं, आप ही सब कुछ बने हैं। एक तरफ से उनकी सिक्योरिटियां छीन रहे हैं, दूसरी तरफ से उनकी कोठियां छीन रहे हैं, तीसरी तरफ से इलेक्शन नहीं होने देते हैं। आप तो एक सीट भी नहीं जीतेंगे, उनको क्यों बंद करके? उनको लड़ने दीजिए इलेक्शन सर, आप तो जीतेंगे नहीं। देखिए तारिक साहब, सबसे पहली बात है, पॉलिटिकल पार्टी किसी को न छोड़ती है न किसी को बंद करती है, पुलिस की काम है, और जो उनके स्टेटमेंट्स है। आप कहोगे तारिक साहब, आप कहोगे 370 उठेगा तो यहां हाथ ही नहीं, पूरा जिस्म बारूद से उड़ जाएगा, ये धमकी है, उस पर थोड़ी चुप बैठे जाएगा। आपके स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंटों ने यहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो थी उसको क्रिएट करने की कोशिश की, इस वजह से इनको बंद कर दिया गया। और जहां तक बात कह रहे हैं आप बांधे, सारे तो अभी खुले हैं, उमर साहब खुला है, फारूक साहब खुले हैं, अली मोहम्मद सागर साहब, एक महबूबा जी की वजह से सारा पॉलिटिकल प्रोसेस तो खत्म नहीं हो रहा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी, आज सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 8 लाख से ज्यादा मेंबर्स आजकल कश्मीर में है। और आज हर जगह देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको मेंबर है आपके जेएनके में 8 लाख से ज्यादा मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, मैं जेएनके की बात नहीं कर रहा हूं। आप चाहे तो मेरे कान में कह सकते हैं, मुझे लग रहा है झूठ कह रहे हैं नहीं। अल्ताफ ठाकुर ने जब शपथ शुरू किया था तब कुछ 7 या 11 लोग थे। आज अल्ताफ ठाकुर फख्र के साथ कह रहा है कि जो मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है 8 लाख से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की बेसिक जो मेंबर्स है वो कश्मीर। सोशल मीडिया पे आपके मेंबर्स है, वेबसाइट पे आपके मेंबर्स है, कहां पे है ये? भारतीय जनता पार्टी जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इतना वो ग्राउंड जीरो पे, उतना वो ग्राउंड जीरो पे। अगर आपका पेज तारिक साहब ग्राउंड जीरो पे जो एक्टिव करेंगे वही तो आप सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे ना। घर में कमरे में बैठ के आप अपलोड नहीं करोगे। अगर कहीं गैदरिंग होती है उसका मतलब एसएमसी को ठीक नहीं कर पाए। एसएमसी में आप देखिए, आप लोग बयान दे, एसएमसी में हमारे 4 मेंबर्स है, एसएमसी में हमारे 4 मेंबर्स है। एसएमसी वहां मेयर पीसी का था, इंडिपेंडेंट डिप्टी मेयर था। एसएमसी के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं। हमारे 4 लोग वो किन के साथ थे? वो बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी के साथ, वो किसी के साथ हमने पहले भी काम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे। वही प्रॉब्लम है। 4 लोगों से आप मेयर या डिप्टी मेयर चेंज नहीं जम्मू कश्मीर का, 4 लोगों से आप मेयर या डिप्टी मेयर चेंज नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर का भी किया, यही तो जम्मू कश्मीर का भी आपने किया। नहीं, किसी को तो मेयर बनाना है, एक का नाम लीजिए तो बने ना, जिसके पास आंकड़े हो, जिसके पास जुनैद साहब के पास आंकड़े हो, इमरान साहब के पास आंकड़े हो, बनाए ना मेयर। किसने रोका है? किसने रोका है? किसने रोका है उनको? तारिक साहब किसी ने रोका नहीं है। जिसके पास आंकड़े होंगे, जिसके पास आंकड़े, अभी तारिक साहब आप कह रहे हैं किसी को बनने दो, अभी कह रहे हैं आपके पास कुछ नहीं है। की पावर है भारतीय जनता पार्टी, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। मरकज में आपकी सरकार है, मरकज में आप क्या कह रहे हैं? अल्ताफ साहब, मैं छोटा सा वक्फा लूंगा, मजीद तलक सवालात आपसे पूछूंगा। यहाँ पे एक तिजारती वक्फा, अल्ताफ ठाकुर बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन मजीद तलक सवालों के साथ बराह रास्त आपके साथ शामिल होंगे। कौम, मुल्क, जात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे पड़े। निहायत जरूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है। तभी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहे। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में जारी।
तिजारती वक्फे के बाद आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का वाहिद और पहला टीवी चैनल। आपको बता दें कि इनको देखने के लिए आप अपने मकामी केबल ऑपरेटर से रब्ता कर सकते हैं। आज हमारे खास मेहमान तलक सवालों के साथ अल्ताफ ठाकुर। आपको बता दें कि 7 से 8 प्रोग्राम इस वक्त वाहिद शो है जिसे करीबन 30 से 40 लोग टीवी, सोशल मीडिया, IPTV पर देख रहे हैं। अल्ताफ ठाकुर के साथ मजीद तलक सवाल। अल्ताफ साहब कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा। सवालों का जवाब देंगे जो मजीद तलक होने वाले हैं। बिल्कुल, आप जाइए। बीफ खाते हैं अल्ताफ साहब? यस, खाते हैं। खाता हूँ। तो फिर मुस्लिम हूँ, खाता हूँ बीफ। फिर आपने बीफ पे पाबंदी क्यों? अरे पहले सवाल सुनिए सर। आप, मुझे पता है आप तो चिल्लाएंगे, मेरा सवाल डाइवर्ट करेंगे, फिर 370 पे आएंगे, डोमिसाइल पे आएंगे, डेवलपमेंट पे आएंगे। मुझे बताइए, आपने इंजीनियर रशीद पे फिर गालियां क्यों दी? आपकी स्टेटमेंट थी जब उन्होंने बीफ पार्टी यहाँ पे की, बीजेपी तो आग बगबूला हो रही थी। ये क्या लग रहा है, क्या मौसम की तरह बीजेपी की स्टेटमेंट चेंज हो रही है? आज आप कह रहे हैं मैं खा रहा हूं। मुझे लगता है आप अरेस्ट होने चाहिए। देखिए, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं बीफ खाता हूँ। तो फिर आपने लेकिन एक मुसलमान होते हुए मुझे दूसरे जो मज़हब के लोग हैं उनके जज्बात का, उनके रिलीजियस का एहतराम करना। और इंजीनियर रशीद ने बीफ कहाँ मारा? जहां 20 से ज्यादा हमारे हिंदू MLAs थी। क्या इंजीनियर रशीद सस्ती पब्लिसिटी के लिए कर रहा था? या वो जम्मू कश्मीर में दंगे कराना चाहता था? वो दंगे कराना चाहता था। नहीं, मुसलमान का मतलब होता है कि दूसरे जो मज़ाहिब है उनका एहतराम और रिस्पेक्ट करना। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि आप दूसरे मज़हबों के जज्बातों को हर्ट करें। इंजीनियर रशीद दंगे करना चाहता था, इसलिए बढ़ गए। इंजीनियर रशीद दंगे कराना चाहता था, इसलिए वो बढ़ गया। आपकी पॉलिसी नहीं, अल्ताफ साहब सवाल सुनिए, तलक सवाल। मुझे पता है, मुझे बताइए, जहां पर हमारे हिंदू भाई है, जहां पर मुल्क में, क्या वहां पर बीफ पर पाबंदी रहनी चाहिए या हटानी चाहिए? पूरे देश में, पूरे पे हमारे हिंदू भाई है। मुझे बताइए, कश्मीर में बीफ, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर में पाबंदी है, यहाँ लोग नहीं खा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। और पाबंदी कब से है? पाबंदी कब से है? लेकिन यहाँ भी लोग खा रहे हैं, बड़े आराम से खा रहे हैं। आप 10 गज के फासले पर आप बीफ के हिसाब दोगे। जब यहाँ देश में जहाँ लोग हैं, जहाँ मुस्लिम लोग हैं, वहाँ बीफ खाते हैं। और हर जगह जहाँ मुस्लिम वहाँ बीफ खाते हैं। मैंने कहा ना, ये इल्जामात है, ये इल्जामात है। कुछ लोगों को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास रास नहीं आ रहा है। इल्जामात लगा रहे हैं तारिक साहब इल्जामात लगा रहे हैं। यही बीजेपी तारिक साहब इल्जामात लगा रहे हैं। बीफ हर जगह चलता है, हर कोई खाता है। कश्मीर में चलता है, मैं खाता हूँ। अरे सर, सवाल सुनिए। मैं कह रहा हूं जहां हमारे हिंदू भाई रहते हैं, क्या वहां पर बीफ को पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? सवाल मुझे एक बता दीजिए। अब आप नहीं जवाब देंगे, पता है मुझे। इस्लाम में 3 सवाल पूछे, तीनों का इस्लाम में सूअर का मांस खाना गलत है। आप कश्मीर में इजाजत दोगे? मुझे बताइए, कश्मीर में आप इजाजत देंगे? कश्मीर में इजाजत देंगे आप? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कश्मीर में इजाजत देंगे? सूअर का मांस इस्लाम में खाना मन्ना है, आप यहाँ इजाजत देंगे? सुनिए, तारिक साहब आप जवाब दीजिए ना इसका। तारिक साहब आप जवाब दीजिए उसका। दोनों सवाल। तारिक साहब आप इसका जवाब दीजिए। 2 मिनट शांति करिए अल्ताफ साहब, जवाब भी सुनिए। मुझे पता आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, सिवाय अल्ताफ साहब चिल्ला सकते हैं। बात सुनिए, जहां पर भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं वहां पे बीफ पे पाबंदी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें मजहब जो सेंटिमेंट लगा हुआ है। और आपने सूअर की बात की, बेशक जो मुसलमान है वो खा नहीं सकते, वहां पर भी पाबंदी रहनी चाहिए। फिर मुझे खुदारा ये बताइए, जो बीजेपी इस वक्त 2019 से सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हुआ है और वो बीजेपी के MPs है, क्या कभी बीजेपी ने अपना मुंह खोला है? उन लोगों को आपने बंद किया? क्या आप सिर्फ इकबाल, रियाजुद्दीन और बाकी लोगों को लीचिंग करके मार सकते हैं, फिर वीडियो बनाएंगे? अल्ताफ साहब, तारिक साहब मुझे बताइए, मैं आपका ही सवाल पकड़ता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बीफ पे बैन लगा दी तो फिर ये लोग एक्सपोर्ट कैसे करते थे? कौन करते? और जहां तक लीचिंग की बात की, लीचिंग में देखा गया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री का तीन बार अपील आती है कि लिंचिंग बंद कर दीजिए, गैर इंसानी है, गैर मददी है। और सबसे सुप्रीम लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे सुप्रीम लीडर है। जब सुप्रीम लीडर ही तारिक साहब, जब सुप्रीम लीडर ही इस पे स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद इस पे डिस्कस करना फजूल है। इस पे फजूल है। जब सुप्रीम लीडर ही इस पे स्टेटमेंट, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार जब इस पे 3 बार जब इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद इस इशू को डिस्कस करना गलत है, गलत है। उसके बाद फजूल है इशू। इस इशू को छोड़ दीजिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है। अब सवाल सुनिए फिर एक बार।
आप जो बार बार वजीर आजम का नाम ले रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग एक्सपोज होंगे, वजीर आजम जब सुनेंगे तो आपको पार्टी से भी निकाल देंगे। सवाल ये है, जो लोग बीफ के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मालाएं पहनाई जा रही है, फिर उनको क्यों आप उनको बंद नहीं कर पाते? और आप कहेंगे हमारे लोग नहीं, वो तो कहते हैं वीडियोस में। अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं आपको कुछ वीडियो भेज दूं या स्क्रीन पे चलाऊं, फिर आप पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए तारिक साहब, तभी तो तारिक साहब कभी आप एंटी नेशनल नारा देते हैं, तारिक साहब कहते हैं पीडीपी, तारिक साहब अपोजिशन है, चाइना है, पाकिस्तान, बहुत सी ताकतें हैं, बहुत सी ताकतें। पॉपुलरिटी देखकर कहीं ना कहीं साजिश के तहत दंगा कराना चाहते हैं। लेकिन मैं वसूख से इस बात को कह रहा हूं, जो बार बार प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट भी आए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता लीचिंग में शामिल नहीं। आप लीचिंग की बात करें, और यूं पंडित की बात क्यों नहीं करते? आप जिसको लीचिंग करके यहाँ उसकी बात क्यों नहीं करते? आप खाली उन लोगों की लीचिंग की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, और यूं पंडित की बात क्यों नहीं करते हैं? आप इतने वाकआत यहाँ हुए, इतने एपिसोड पूरे देश में हुए, भारतीय जनता पार्टी लीचिंग में नहीं हो सकती है। तारिक साहब, भारतीय जनता पार्टी लीचिंग में हो ही नहीं। बीजेपी आनंद कुमार को जानते हैं, जो बीजेपी के एमपी हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले वही है। तो वही तारिक साहब, तो वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म पे यकीन रखने वाली पार्टी है। हम सारे मजहबों को मानते हैं, एक साथ एक सम्मान हम सबको करते हैं। बोलिए, जितना बोलना अल्ताफ साहब बोलिए, मैं फ्री रहता हूं, मैं चुप रहता हूं। बोलिए, आप क्वेश्चन करें। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन ही नहीं करूंगा। मैंने कहा हम सारे मजहब को मानने वाले लोग हैं, सर्वधर्म पे यकीन रखने वाले लोग हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पाबंदी लगाई तो आज जो आप नाम कह रहे हैं मुझे आनंद जी का, वो आज एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ये अपोजिशन की साजिश होती है। कहीं ना कहीं जो पॉपुलरिटी है, जो इस वक्त देश का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट पे है, उसको बदनाम करने की एक हथकंडा है और साजिश है, और कुछ नहीं है। अल्ताफ साहब, जब भी कुछ होता है आप अपोजिशन पे इल्जाम लगाते हैं। अब मैं जीडीपी पे आऊंगा। चलिए, किसी सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं, वसूख से कहता हूं, दिल से कह रहा हूं, और लोग भी इस वक्त बराह रास्त आपको देख रहे हैं, आपके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा है, वो भी हमें पता है। लेकिन ये बताइए मुझे, कभी आप डेवलपमेंट पे बात कर पाएंगे? कभी वो टाइम आएगा कि आप मजहब के नाम से बाहर आए, आप ये आजान मंदिर, तारिक साहब, जहां तक आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पंचायत इलेक्शन कराए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ म्युनिसिपल इलेक्शन करे, और ये बेसिक जो सेटअप है, सुनिए, पंचायत राज बेसिक पे नंबर 1 हम तारिक साहब, बिहार को कर दिया। मुझे बोलने सवाल, आपने सवाल किया ना, मुझे बोलने दीजिए। आपने सवाल किया, मुझे बोलने दीजिए। बेसिक जो पंचायत राज जो बेसिक होता है सेटअप, वो डेवलपमेंट के लिए, ताकि गांवों की तरक्की हो, देहातों की तरक्की हो, और जो म्युनिसिपलिटी है, छोटे छोटे वार्डों की तरक्की हो, क्योंकि एक एमएलए हर जगह पहुंच नहीं पाता है। और मुझे बताइए, कौन सा मिनिस्टर किसी और पार्टी का आज तक सोपोर गया है, कहीं बांडीपोरा गए हैं? ब्लॉक जो बैक टू ब्लॉक जो प्रोग्राम हमारे 8 जो मिनिस्टर्स यहाँ आए, और उसके बाद एक पैनल बनाई गई, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने जो मिनिस्टर्स की पैनल बनाई गई, जो जॉब और डेवलपमेंट को उन्होंने एक प्रपोजल दिया, और उसके बाद उन्होंने जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी है, और 2-3 मिनिस्टर के साथ बात की, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को डेवलपमेंट हो और यहाँ एम्प्लॉयमेंट हो। लेकिन बदकिस्मती से कोविड ने खाली भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक जो स्पीड है उस पर ब्रेक लगा दी, वरना बहुत कुछ हम यहाँ कर जाते हैं। और हमारी नीयत भी यही है, हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट और यहाँ के लोगों को 5 लाख लोग जम्मू कश्मीर में 370 पे उनके बाद जॉब चली गई है प्राइवेट सेक्टर में, और आप डेवलपमेंट की बात करें। आप लोग 4G ऑन नहीं कर पाए। अल्ताफ साहब, 4G की बात करें पहले, आप 4G नहीं कर पाए। तारिक साहब, मेरी प्रायोरिटी है, मेरी प्रायोरिटी इस वक्त वेंटिलेटर से, मेरी प्रॉपर्टी है बेटर मेडिसिन, मेरी प्रायोरिटी है कोविड सेंटर। 4G से ना मेरा इलाज हो सकता है, 4G से ना मेरा पेट, मेरी प्रायोरिटी है, मेरी प्रायोरिटी है देश में नंबर 1 जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, जो प्रधानमंत्री, मेरा कोई शहरी भूखे पेट सोना नहीं चाहिए, मेरी वो प्रायोरिटी है, मेरी वो प्रमुखता है। 4G मेरी प्रायोरिटी नहीं, ना मेरा पेट उससे भर सकता है, ना मेरा इलाज उससे होता है। कोविड के इस महामारी में मेरी प्रमुखता है बेटर हेल्थ सेटअप, कोई भूखा न सोए, और वेंटिलेटर्स। ये आज के इस महामारी में 4G मेरी प्रायोरिटी नहीं है। बच्चे स्कूल पढ़ते होंगे, बिल्कुल। कभी बच्चों ने कहा पापा 4G हमें चाहिए, कि नहीं कहते? बड़े लीडर है आपके घर में, तो 2G आपके घर में तो जियो लगा होगा, लीज लाइन लगी होगी, 2G तो चल रहा है, बड़े लीडर है, 2G तो चल रहा है, 2G से आपको लग रहा है यही 2G चल रहा है, अच्छी स्पीड के साथ 2G चल रहा है। लेकिन देखिए तारिक साहब, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो देश के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। 4G चला के आप यहाँ अभी कोविड की
महामारी, उससे तो बचा नहीं जा सकता है। आपको इस वक्त हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, चलिए, आपको इस वक्त वेंटिलेटर चाहिए, आपको इस वक्त डॉक्टर चाहिए, आपको इस वक्त चाहिए कि कोई भूखा न सोए। आप इस पे ध्यान दीजिए। 4G वक्त के साथ आ जाएगा। 4G वक्त कहीं नहीं भागा जा रहा है, 4G वक्त के साथ साथ आ जाएगा। और कल गवर्नर साहब ने भी कहा आ जाएगा वक्त के साथ। मैंने कहा बहुत अच्छा जवाब देते आप, लेकिन मैं भी तब तक छोड़ता नहीं हूँ गेस्ट को जब तक मैं जवाब नहीं लूंगा, ठीक है? और आप शांति से, मेरा फिर एक प्रश्न है, मैं फिर 4G पे आऊंगा जब तक मुझे जवाब, और जब मुझे लगेगा आप जवाब नहीं देंगे मैं और एक सवाल करूंगा जिस तरह मुझे लग रहा है। आप 4G की बात कर रहे हैं, आपने कहा डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया जो है कश्मीर में सबसे पहला स्टार्ट किया गया और लोगों ने कहा कि हम वजीर आजम के साथ हैं। इस पर स्टोरियाँ चली, बहुत कुछ हुआ, पूरे मुल्क में 5G की बात चल रही है। आप कह रहे हैं वेंटिलेटर्स की बात, वेंटिलेटर आपके साउथ कश्मीर में कल तक 2 वेंटिलेटर थे, ये बीजेपी का काम है। आप हेल्थ में क्या कर पाए? हमारे पास भी कोविड टेस्ट नहीं हो पा रहे। नॉर्थ कश्मीर में सोपोर से उन्हें पटन जाना पड़ता है कोविड टेस्ट करने के लिए। यही आप कह रहे हैं डेवलपमेंट होगी? तारिक कह रहे हैं कोविड पे तारिक साहब दुनिया पे लोग मर रहे हैं, तारिक साहब दुनिया के लिए कोविड नया था, और जो कोविड के लिए सेटअप था वो दुनिया में किसी कंट्री के पास नहीं था। आज देखिए जितने टेस्ट होती है, स्पीड उनकी क्या है। आज जम्मू में देखिए, आज आपको 2 घंटे के बाद टेस्ट आता है, 15 मिनट के बाद टेस्ट, और ये भी कश्मीर में 4 दिन लोग परेशान है, टेस्ट नहीं हो रहा है, 15 दिन लोग नहीं। तारिक साहब गौर से मेरी बात सुन लीजिए, और तारिक साहब गौर से बात, नया आपके पास है नहीं कुछ। तारिक साहब गौर से मेरी बात सुन लीजिए, सुनाइए। अब नया जो कोविड टेस्ट की जो नई प्रोसेस चली है, नया जो किट आया है, उसमें 15 मिनट के बाद आपको टेस्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। नहीं, मैं तो वो जितने भी हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर है या ड्यू का, मैं उन्हें क्रेडिट दूंगा। मुझे लगता है बीजे की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। डीसीज को चलाने वाला कोई सिस्टम तो है ना, डीसीज को चलाने वाला कोई सिस्टम है ना, और वो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, वो ड्यूटी है, ड्यूटी है, और सारा ऑपरेट। सुनिए तारिक साहब, एमओएस पीएमओ उनको डिप्यूट किया गया जम्मू कश्मीर के लिए कोविड की जो महामारी है उसमें देखने के लिए, और पिछले हफ्ते यहाँ बांडीपुरा के बाद उन्होंने मीटिंग ले ली है। कोविड की जो आज टेस्टिंग हो रही है, जो आप बार बार कह रहे हैं कोविड की टेस्टिंग, मैंने कहा अब 15 मिनट के बाद आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब वो किट नया आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दे दिया। और अब मेरा सवाल वापस, मैंने पहले कहा मैं सवाल छोड़ता ही नहीं हूँ अल्ताफ साहब, अभी मेरे पास 15-20 मिनट है, मैं वही सवाल करूंगा। 4G की बात फिर से करूंगा। एक अच्छा पार्ट बीजेपी ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी, कि अगर कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए। अब एक अच्छा सा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाइए, 4G ऑन कब होगा? कुछ कोई ऐसी बात बताइए कि आप पाकिस्तान ऐसा धमाका करें कि लोग कहें तारिक साहब, मैं पहले ही आपके सवाल का, मैं आपके पहले ही सवाल का जवाब दूं, और ये भी हकीकत है, मुझे जवाब ही दहशतगर्दी है, सेपरेटिज्म है, बहुत कुछ है यहाँ, और 4G सुप्रीम कोर्ट में है। अब कोर्ट क्या फैसला देगा, हमें उस पर चलना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एलजी साहब है, एलजी साहब ने कल स्टेटमेंट दे दिया, एलजी साहब ने कल स्टेटमेंट दे दिया। सर कितना टाइम है 4G को बंद हुए? 5 अगस्त के बाद 4G बंद है, 5 अगस्त के बाद। मैंने कहा जम्मू कश्मीर है, टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, बहुत कुछ यहाँ है। नहीं था, अगर 370 से पहले यहाँ पे टेररिज्म नहीं था। देखिए, सबसे मैंने कहा सबसे पहले हमारे लिए सबसे पहले, और यही सोशल मीडिया। आप 4G की बात करिए, अभी भी आपके पड़ोसी इसी सोशल मीडिया को यूज करके यहाँ के नौजवानों को प्रोवोक करते हैं। पत्थरबाजी होती थी, आप ये क्यों नहीं मानते 370 के बाद पत्थरबाजी बंद हो गई, और जो एनकाउंटर साइट्स पर पत्थरबाजी हो रही बंद थे। कहाँ आज के कैलेंडर जो जेके बैंक पीएनबी की तरह कैलेंडर निकलते थे, आज ये रंग का कपड़ा पहना, आज खाना नहीं खाना है। आज मैं समझता हूं कि जो देश भर में लॉकडाउन हो गया है वो लॉकडाउन कोविड की वजह से, लेकिन हमें तो लॉकडाउन पहले से हुर्रियत वालों ने दे दिया। जब वो कह रहे थे दिन भर घर में रुको और शाम को घर से बाहर निकलो रात को, अब वो इस बात को भी मानिए, ये भी तो बड़ी अचीवमेंट है। कहीं एक पत्थर भी नहीं मारी जा रही है, कहीं एनकाउंटर साइट्स पर पत्थरबाजी नहीं हो रही, इस बात को भी तस्लीम कीजिए ना। आज अगर आप बड़े आराम से सड़कों पर चल रहे हैं, आज अगर आपकी बिजनेस कम्युनिटी दुकानें खोल के खुली थी, ये इस अचीवमेंट को भी मानिए ना। पत्थरबाजी बंद हो गई, ये भी तो 4G के जरिए यहाँ जो हवा फैलाई जा रही है, लोगों को स्टून करने के लिए आमादा किया जा रहा था, इस बात को भी तस्लीम कीजिए ना। लेकिन सर, क्या 2G के जरिए नहीं किया जा सकता ये? अगर किसी ने कोई वीडियो प्रोवोक करना है, र्यूमर फैलाना, क्या 2G के जरिए नहीं होगा?
देखिए 2G में उतनी स्पीड नहीं होती है और 4G में जो हमारी सिक्योरिटी सेटअप है कहीं ना खदशा होता है सिक्योरिटी एजेंसी का, वो बाहर कहीं चले जाते हैं। ऑन होगा कि नहीं होगा? अभी कल गवर्नर साहब ने एलजीनिक साहब ने कल कहा कि और हम भी उम्मीद करते हैं, हमें भी प्रॉब्लम है, खाली आपको प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बच्चों को भी प्रॉब्लम, हमारे बच्चों को भी प्रॉब्लम, हमारे बच्चों को भी प्रॉब्लम, और हम इस बात को तस्लीम करते हैं। बच्चे गरीब बेचारे हैं, तारिक साहब हम हम इस बात को तस्लीम करते हैं 4G न होने की वजह से जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है या जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको सफर होना पड़ा, लेकिन हम उनसे इस बात के लिए माफी चाहते हैं क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ऊपर है वो उनकी सेफ्टी और उनकी, हम नहीं चाहते कश्मीर में वही हालात हो 8 साल का बच्चा आपको सड़क पे कहे आइडेंटिटी कार्ड दिखा दीजिए। अल्ताफ साहब, मुझे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, वो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे थी, उन्हें आपने किस सजा और किस बुनियाद पे बंद रखा है? फारूक अब्दुल्ला पे पीएसए था, वो छूट गए, अब उमर अब्दुल्ला पे था, वो छूट गए, महबूब मुफ्ती भी बंद है, पीडीपी के युवा नेता बंद है, एक छोटा कल ही एक पीडीपी के लीडर वहीद पर्रा की स्टेटमेंट आई थी कि मैं तो पीस कीपर हूं और मुझे इन्होंने बंद कर दिया है। ऐसे बहुत सारे नेता बंद पड़े हुए, शाह फैसल बंद पड़ा हुआ है, कब छोड़ेंगे? देखिए अल्ताफ साहब, आप जी तो नहीं पाएंगे, आपकी जमानत जब्त होने वाली है, इनको तारिक साहब, हर एक प्रोसेस के तहत किसी को बंद करना हो, किसी को छोड़ना हो, एक प्रोसेस के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज है वो एनफोर्समेंट एजेंसी वो करती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई दखल नहीं है कि आप महबूब बच्चे को बंद कीजिए, फारूक साहब बंद को कीजिए, आप उमर साहब को बंद कीजिए। जब उनको लगा कि जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे थे 370 के बाद सबको छोड़ दिया जाएगा, वो करेंगे, ये करेंगे, आप तो कहीं ना कहीं देखिए एप्रहेंशन थी कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, आप तो ठीक नॉर्मल आप छोड़िए, उनको 5 स्टार फैसिलिटीज के तहत डेस्टिनेशन में रखा गया है। मैं इसको ये जेल नहीं कह सकता हूँ, 5 स्टार फैसिलिटीज आप देखिए ना बिल कितनी उनकी आ गई है, उनको इतनी फैसिलिटी के साथ रखा क्योंकि एक प्रिकॉशनरी मेजर्स था, उसके तहत उनको बंद किया गया। अच्छा, अल्ताफ बुखारी को आप क्या बनाना चाहते हैं? अल्ताफ बुखारी खुद एक पॉलिटिशियन है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर उसने जीता क्या वो एंटी नेशनल नहीं है? वो एंटी नेशनल नहीं है? नहीं, वो तो मैं उसके भाई पे इल्जाम है कि उसने जो है माफिया का वो जो पैसा लाया था, हवाला मनी उनके पास था, उनके से ग्रेनेड पकड़े गए हैं। देखिए दिल्ली में उनके तारिक साहब अल्ताफ बुखारी एमएलए रह चुके हैं, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रह चुके हैं। उसका भाई क्या करता है? उसका भाई क्या करता है? हमें कुछ नहीं करना, हमें अल्ताफ बुखारी जो पॉलिटिक्स में है वो देखना है वो क्या कर रहा है। अल्ताफ बुखारी है, अल्ताफ बुखारी वो देश की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अल्ताफ बुखारी की तरफ से कोई देशद्रोही स्टेटमेंट आज तक नहीं आया है। अल्ताफ बुखारी प्रो इंडियन है, हिंदुस्तान को प्यार करने वाले। तारिक बुखारी को जिसने छोड़ा वो अल्ताफ बुखारी पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने भाई को निकाल के लाया है और वो ऑन रिकॉर्ड है। तो क्या वो महबूब मुफ्ती एंटी नेशनल है? फारूक अब्दुल्ला एंटी नेशनल है? सज्जाद लोन एंटी नेशनल है? जिसने बीजेपी को कहा कि हमारे बड़ी भाई है, दूसरे दिन को बंद कर दिया। बीजेपी ने कभी नहीं, टिश्यू पेपर है आपके लिए, बीजेपी ने कभी नहीं कहा उमर साहब, फारूक साहब या सज्जाद साहब एंटी नेशनल है। हमने बार बार ये कहा कि जो इनके स्टेटमेंट्स है, जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती थी, एप्रीहेंशंस है, उस बेस पे इनको बंद किया गया। उन्होंने इलेक्शन लड़ी है, फारूक साहब ऑनरेबल एमपी है। हम ये कभी नहीं इलेक्शन कब करवाएंगे? इलेक्शन कब करवाएंगे? देखिए इलेक्शन अभी डोमिसाइल की प्रोसेस शुरू हो रही है और कोविड की वजह से स्टाफ है, उसके बाद साल 2 साल 3 मुझे लगता है साल के अभी लगभग 1 साल तक ये स्टेटहुड को आप वापस ला रहे हैं। देखिए स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी की पहले ही डिमांड थी और ऑन द फ्लोर ऑन द रिकॉर्ड पार्लियामेंट में देश के होम मिनिस्टर कहते हैं कि जो यूटी स्टेटस हम जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं ये आर्जी है, स्टेटहुड वापस दिया जाएगा और ये ऑन द रिकॉर्ड कही हुई बात है। इसको हम मजाक में नहीं दे पा रहे हैं, आप इसको मजाक में ले रहे हैं। क्या किसी को इस्तेमाल करके देंगे आप? जहां तक बीजेपी कहेगी देखिए जहां तक जम्मू कश्मीर प्रोटेस्ट करेगा, ट्वीट करेगा, उसके बाद कहेंगे देखिए प्रोटेस्ट करने की बात नहीं, देखिए तारिक साहब प्रोटेस्ट करने की बात ही मुझे लगता है वो नौबत ही कभी नहीं आएगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए प्रोटेस्ट कर। हमसे जो वादा किया गया है, जो देश के होम मिनिस्टर ने कहा है, मुझे लगता है बहुत जल्द स्टेटहुड भी वापस आएगा। उन्होंने कहा लेकिन पॉलिटिक्स में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, लेकिन ये यकीन मान लीजिए आप, ये यकीन आपके वसादत से मैं कहना ये यकीन मानिए जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस, वो हमें भी पता है। अल्ताफ साहब आप ये बताइए, इलेक्शन यूं ही होंगे, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में कोई एक भी सीट जीत पाएगी? और अगर आप लोग हारेंगे, आपको क्या लगता है मार्जिन क्या रहेगा हारने? तारिक साहब डंके की चोट पे इस बात को अंदर रिकॉर्ड कहिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर, जम्मू की नहीं आज कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है। एक क्या फेसबुक और यूट्यूब 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत हासिल करेगी। और मैं आपके फेसबुक वाले कमेंट को आंसर देता हूँ,
आपकी गैदरिंग हो, जब आपके पीछे लोग हो, तभी आप उसको फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। घर में बैठ के आप फेसबुक पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पे सबसे एक्टिव और सबसे बड़ी पार्टी। अच्छा, उससे पहले आप सब पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर है उन्हें रिहा करेंगे जब इलेक्शन होगा? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोसेस के तहत जितने भी लीडर छोड़े गए हैं, और एक प्रोसेस के तहत हमारी भी यही इलेक्शन हमारी सुनिए तारिक साहब, मुझे कंप्लीट करने हैं, हमारी भी यही ख्वाहिश है और हम भी चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बाहर आ जाए और पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू, और सबको मौका मिले कि वो अपनी बात कहें। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, अगर दिसंबर में इलेक्शन होने हैं और जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को पहले ही रिहा करेंगे ताकि वो भी इलेक्शन लड़े, इलेक्शन से कितने दिन पहले फिर से आप इनको बंद करेंगे ताकि आपको थोड़े से वोट पड़े? क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो फिर आपके लिए खतरा होगा। तारिक साहब, जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए, चाहे वो पंचायत राज के थ्रू आए, चाहे श्रीनगर सिटी में आपके म्यूनिसिपलिटी, और 13 जो म्यूनिसिपल काउंसिलर्स हमारे हैं वो चुन के आए हैं। ऐसा नहीं है बाइकाट के थ्रू कोई दिया है। हाँ, कहीं एक दो जगह हो सकता है। और जहाँ तक बंद करने की बात है, मैंने पहले ही कहा, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की एनफोर्समेंट की ये उनकी काम है, कब किसको बंद करे, कब किसको छोड़े। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें हाथ नहीं। अच्छा, आखिर में आपसे, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, लोग कह रहे हैं कि मजीद जो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। मेरे पास 2-3 मिनट है, 2 सवाल मैं मजीद आपसे पूछूंगा। वो ये है, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो साक्षी महाराज है, ठीक है, आपके एमपी है वो, और दूसरे आपके है प्रज्ञा ठाकुर, इन्होंने कहा था गोडसे जो है वो हमारा लीडर है, उसके बाद उन्हें स्टेटमेंट भी चेंज कर दी, हो सकता है कि डर लगा हो। आप मुझे बताइए, ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, जहाँ आपने कहा महाराज की बात कही, आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात की है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो क़यादत है उन्होंने उनको एक्शन ले ली, और उन्होंने उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? उन्होंने देश से माफी मांगी, और जब आप अपनी जो कही हुई बात उस पर आप सॉरी कहते हो, माफी मांगते हो, उसके बाद कोई सोनिया गांधी राहुल गांधी आपके लिए एंटी नेशनल है? नहीं, किसने कहा सोनिया गांधी? बहुत सारे बीजेपी लीडर कह रहे हैं हमारे लिए नहीं, देश की मेन स्ट्रीम पार्टी है, कांग्रेस दूसरी बड़ी सेकंड पार्टी है, हम उनको एंटी नेशनल कहते हैं, लेकिन एंटी पीपल पॉलिसियां उन्होंने हमेशा चलाई, और यही भारतीय जनता पार्टी कहती है। उन्होंने हमेशा फैमिलीवाद को बढ़ावा दिया, उन्होंने हमेशा जो गांधी नेहरू फैमिली है उसके विकास की बात की, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, चलिए, और सबके विश्वास की बात कर रही है। 50 से ज्यादा लोग एमपी है, काफी जैसे मैं आपको दिल्ली की अगर बात करूं, राजस्थान, महाराष्ट्र या बाकी जगहों की बात करें जिन पे एलिगेशंस भी है और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, क्या आप चाहते हैं ये एमपी सारे अरेस्ट हो? तारिक साहब, भारतीय जनता पार्टी साफ छवि वाले लोगों की पार्टी है। क्रिमिनल या जो भी इस किस्म के रिकॉर्ड वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए जगह नहीं, चाहे वो एमपीज हो, चाहे वो एमएलएज हो, चाहे छोटा सा छोटा हमारा कार्यकर्ता। और आपके सामने मिसाल है तारिक, जो कभी बीजेपी के साथ था, जैसे ही हमारी नोटिस में उसकी एक्टिविटीज आई, हमने उसको पार्टी से निकाल, हमने जैसे अरेस्ट हुआ, उसके बाद आपने झूठ बोले, एक साल उससे 5 सितंबर 2018 को हमने उसको पार्टी से खारिज किया। और ये आपकी बात का जवाब है, भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी, तारिक साहब, भारतीय जनता पार्टी साफ छवि वाले लोगों की पार्टी है। हम ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले किसी भी लीडर को हम बर्दाश्त नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी साफ छवि वाले लोग, तारिक साहब, साफ छवि वाले लोगों की पार्टी है। हम क्रिमिनल रिकॉर्ड, आखिर में लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं लोगों से यही अपील करूंगा, और लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है जो सेंटर में चल रही है, कोविड की वजह से हमारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो एम्प्लॉयमेंट की प्रोसेस है, वो थोड़ा सा थम गई। अभी महीना या 15 दिन या 1.5 महीना ये प्रोसेस चलेगा। मैंने पहले भी बात की, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो असाइन किया गया था, जिनको डिप्यूट किया गया था, और जिन्होंने एक प्रपोजल भी बनाया है, और मैं उनसे यही कहूँगा कि जो 54,000 जॉब्स वो ऑन कार्ड्स है, और आगे डेवलपमेंट भी होगी, और यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी होगी, और यहाँ के नौजवानों को जॉब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ ठाकुर, आपसे हमारे तलक सवालों का जवाब देने के लिए। उम्मीद करेंगे कि फिर एक बार आपको मदऊ करेंगे और मजीद सवाल पूछेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे अल्ताफ ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने हमारे तलक सवालों का जवाब दिया। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हॉट टॉक का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल फिर एक बार 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए आपको और हमारा अल्लाह निगहबान। बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप